हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा HGCP का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। क्या होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस, पहले हमें पता होना चाहिए। कम्युनिकेबल डिसीजेस आर डिफाइंड एज इलनेसेस ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स केपेबल ऑफ बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल और फ्रॉम एनवायरनमेंट टू मैन और एनिमल। क्या होती है कम्युनिकेबल डिसीज़? सिंपल भाषा में बोले तो फैलने वाली बीमारियाँ, फैलने वाली बीमारियाँ। ठीक है, तो मतलब ये क्या इलनेसेस है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट से होती है या उसके प्रोडक्ट से होती है, जो कि ट्रांसमिट हो सकती है, जो कि फैल सकती है आदमी से आदमी तक, ठीक है, जानवर से जानवर, या जो उसका एनवायरनमेंट है, ठीक है, उससे किसी भी आदमी को या जानवर को हो सकती है। तो दीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो एक से दूसरे को फैल सकती है। ठीक है, फिर है द कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस प्रिवेलिंग इन इंडिया आर। इंडिया में कौन सी कॉमन इन्फेक्शंस हैं या कौन सी कम्युनिकेबल फैलने वाली बीमारियां हैं? वो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिफ्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ गई। फिर आती है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, पोलियोमाइलिटिस, फूड पॉइजनिंग, हुकवॉर्म इन्फेक्शन। ठीक है, ये इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन कॉज करती है और ये स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक है, फिर आता है आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन, जो आर्थ्रोपोड से मतलब जैसे कि जो मच्छर मक्खियों इनसे फैलती है, उसमें होगी प्लेग, ठीक है, मलेरिया, फिलेरिया। ओके, फिर आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो सेक्स से ट्रांसमिट होती है, जैसे एड्स, सिफिलिस, गनोरिया। ठीक है, फिर है सरफेस इन्फेक्शन, जो सरफेस से होती है, जैसे रेबीज़, कुत्ता काट गया रेबीज़ हो गया, ट्रैकोमा, लेप्रोसी, टेटनस। तो ये हमारी कुछ कॉमन क्या है कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। सो अब है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक, दैट इज चिकन पॉक्स। ठीक है, तो चिकन पॉक्स को और क्या बोला जाता है? बोला जाता है वेरिसेला। क्या बोला जाता है? वेरिसेला। कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट हो गया मतलब कौन इसको कर रहा है। तो चिकन पॉक्स एक एक्यूट हाईली कंटेजियस डिसीज है, मतलब बहुत जल्दी कंटेजियस होता है, बहुत जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है, कॉज्ड बाय वायरस करता है, जिसको हम वेरिसेला जूस्टर वायरस या VZ वायरस भी बोला जाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 14 से 16 दिन का। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है भला पता होना चाहिए। जैसे ही पर्सन है, ठीक है, इसमें ये पार्टिकल है, ये जिस दिन एंटर हुआ, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पर एंटर हो गया। अब जब ये अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो करेगा, पहला लक्षण दिखाएगा अपना, ठीक है, उसको उस पीरियड को हम बोलते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जिस दिन आया, फॉर सपोज ये ट्यूसडे आया, ठीक है, और इसने थर्सडे को अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम दिखाया, ठीक है, तो बीच में 2 दिन का गैप हुआ, तो ये 2 दिन हो गए इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है जी, तो 14 to 16 डेज होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। फैलता कैसे है? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ठीक है, जैसे मुंह से थूक वगैरह निकल जाती है उससे। ठीक है, वायरस एंटर्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस जाता है। ठीक है, समटाइम द डिसीज स्प्रेड बाय कंटामिनेशन फ्रॉम द डिस्चार्ज फ्रॉम रप्चर्ड लीजन ऑफ द स्किन। जैसे कईयों को माता निकली होती है, कईयों को चिकन पॉक्स हुआ होता है, ठीक है, तो उनको रप्चर्ड लीजन्स होते हैं उनकी बॉडी पे, मतलब जो निशान होते हैं, जो दाने बने होते हैं, अगर वो फट जाते हैं, उनमें से जो डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज से भी स्प्रेड होता है क्या? ये चिकन पॉक्स। ठीक है, कैसे बचा सकते हैं? आइसोलेट कर दो, अलग कर दो पेशेंट को बिल्कुल ही। जो भी वो आर्टिकल्स यूज़ कर रहा है, जो भी वो सामान यूज़ कर रहा है, उसे डिसइंफेक्ट करो। ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन बाय वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबिन लगता है, जो कि 72 आवर्स में दिया जाता है एक्सपोजर के बाद। ठीक है, और किस डोज में लगता है? 1.25 to 5 ml की डोज में लगता है। IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, मतलब 90 डिग्री मसल्स में लगता है। ओके, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है चिकन पॉक्स का, अपने आप ही ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिसीज हमारे पास मीजल्स। कौन सी है? मीजल्स। अब मीजल्स क्या है? इट इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज है। RNA प्रोक्सिजमल वायरस इसको कॉज करता है। ठीक है, क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज का है। कैसे फैलते हैं? डायरेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे स्नीजिंग, छींकने से, टॉकिंग से, किसिंग से। ठीक है, और डायरेक्ट कंटैक्ट विद फॉर्माइट सच एज स्पून्स, कप्स
और अदर आर्टिकल्स का जो कि पेशेंट ने यूज़ कर रखे हैं उससे अगर आप कंटैक्ट में आए हो तो उससे भी फैल सकता है। ओके, बचा कैसे जा सकता है? इम्यूनाइजेशन होती है इसकी, MMR का इंजेक्शन लगता है, मीजल मम्स रूबेला, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मीजल इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। कैसे बचा सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको? आइसोलेट कर दो जिसको हो गया, उसकी आइज़ को प्रोटेक्ट रखो पेशेंट की लाइट और ग्लेयर से, ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ नोज एंड थ्रोट डिस्चार्ज, जो भी उसका नाक का या गले का जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसको डिसइंफेक्ट करो, ठीक है, और इम्यूनाइज करो चाइल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस, वेरी इजी, वेरी क्विकली, फटाफट हो जाएगा ये चैप्टर, ऐसी कॉजेटिव एजेंट एंड मोड्स ऑफ स्प्रेड पढ़ते जाएंगे। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस क्या है? क्रॉनिक इन्फेक्शन डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, ये कॉजेटिव एजेंट है इसका, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलती है, बूंदों से ही फैलती है, ठीक है। जब कोई पर्सन किसी कोई खांसा या छींका जिसको ऑलरेडी टीबी है तो कोई साथ खड़ा है वो इनहेल करेगा, वो अंदर ले लेगा उस ट्यूबरक्ली बैसिली को, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पूटम के कंटैक्ट में आ रहा है कोई, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। अगर पेशेंट के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में आ रहे हो तो हो जाएगा, अगर उसका कंटामिनेटेड फूड खा रहे हो तब हो जाएगा, ठीक है। बचा कैसे जा सकता है? अर्ली डिटेक्शन, जल्दी से जल्दी टीबी का बताओ, 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी हो तो भाई चेकअप करा लो, ठीक है, और जल्दी से जल्दी उसे ठीक करवाओ। आइसोलेशन कर दो, अलग कर दो उसे। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आते हैं जैसे IANH, PAS, इथैम्ब्यूटोल, ये हमारी डॉट्स थेरेपी होती है, ठीक है, डॉट्स थेरेपी दी जाती है टीबी वाले पेशेंट को, ओके, तो वो होती है जिनमें ये सारी ड्रग्स आती हैं, आइसोनियाज़िड होगी, PAS, इथैम्ब्यूटोल हो गई, ठीक है। BCG वैक्सीनेशन लगता है इसके लिए, बच्चे को ही लग जाता है, जमते बच्चे को ही। हेल्थ एजुकेशन लोगों को पढ़ाया जाता है कि ऐसे फैलती है, ये होता है, बच के रहो, ठीक है। मिल्क को पूरा आप बॉईल करने के बाद ही यूज़ करो, ऐसे बिना उबाले के मत पियो। लोगों को बताया जाता है कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन रखें, साफ़ सफाई कैसे रखें, रोज़ नहाएं, हाथ धोएं, ये सब बताया जाता है, ठीक है। फिर है हमारे पास इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक्यूट इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा A, B एंड C वायरस कॉज करता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका? 1 से 2 दिन का है, ठीक है। फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट, वैसे इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, स्नीजिंग, छींकने से, खांसने से, बात करने से फैलता है, डायरेक्ट कंटैक्ट से फैलता है, और आर्टिकल्स अगर सामान पेशेंट का यूज़ कर रहे हैं तो फैलता है, ठीक है। प्रिवेंशन, बचा कैसे जा सकता है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगते हैं, टाइम से लगवा लिए जाए टीके। कंट्रोल कैसे कर ले? जल्दी जल्दी डिटेक्ट करो और नोटिफाई करो हेल्थ अथॉरिटीज़ को। आइसोलेट कर दो, अलग कर दो, ओवर क्राउडेड जगहों पे ना जाओ, नॉर्मल सलाइन से कुल्ले करो, गार्गल करो, ठीक है। जो स्नीज कर रहे हो, छींक मार रहे हो, थूक फेंक रहे हो, खांस रहे हो, वो पब्लिक प्लेस पे ना करो, ठीक है। जो क्लोथ्स है, बेडिंग है, जो उसका पेशेंट का सामान है, वो सारा डिसइंफेक्ट करके रखो, ठीक है। और एंटीवायरल ड्रग्स दो, जैसे एमेंटाडिन हो गई, ठीक है, जो कि उस वायरस को किल करेगी, इन्फ्लुएंजा वायरस को, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है? ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि कौन करता है? एक्सोटॉक्सिन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी। कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी इज़ द पॉजिटिव एजेंट, मतलब डिफ्थेरिया का करने वाला कौन है? ऑर्गेनिज्म कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया। उसका जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो हमारे डिफ्थेरिया कॉज करता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन का होता है। कैसे फैलता है? डायरेक्ट कंटैक्ट से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, थूक वगैरह से, कफ करने से, खांसने से, छींकने से, ठीक है, या कंटामिनेटेड आर्टिकल्स हैं जैसे स्पून है, कप्स हैं, टॉयज़ हैं, इनसे फैलता है, ठीक है। बचा कैसे सकते हैं? अर्ली डिटेक्शन करो, जल्दी जल्दी पता लगाओ, हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करो, आइसोलेट करो पेशेंट को अलग कर दो, उसे टीका लगाओ डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन का, ठीक है। और हर बच्चे को पैदा होते ही DPT का वैक्सीन लगता है, जिसमें आता है डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये 3 बीमारियां आ जाती है, डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस वैक्सीन, ठीक है। फिर आता है वूपिंग कफ, ठीक है, जिसको हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। अभी पीछे बढ़ा ना ये वाला पर्ट्यूसिस, ये, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट कौन करता है? वूपिंग कफ इज एन इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक कॉज बाय ब्रॉडेटेला पर्ट्यूसिस। पॉजिटिव एजेंट तो आपको रट्टे ही मारने पड़ेंगे। ब्रॉडेटेला पर्ट्यूसिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ। फैलता कैसे? वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये, ठीक है, वही डायरेक्ट कंटैक्ट से जब पेशेंट से बात करते हैं, वो छींकता है, वो जब एयर में चला जाता है बेसिली, तो दूसरा पर्सन जो उस एयर में सांस लेता है उसको फैल जाता है, ठीक है। और 1-2 हफ्ते का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है।
बचा कैसे सकते हैं, जल्दी जल्दी डिटेक्ट करो, पेशेंट को अलग कर दो, उसका जो सामान है उसको अलग कर दो, उनको डिस्कार्ड कर दो प्रॉपरली, उसके जो भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। कफ प्रेपरेशन एंड एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं हम उसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और हर एक को इम्यूनाइजेशन लगाओ, वही DPT का ट्रिपल वैक्सीन, ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव एजेंट कौन है, हेपेटाइटिस ए वायरस ही है, ठीक है। ये हमारी लिवर की बीमारी है, किसकी बीमारी है, लिवर की। हेपेटाइटिस के काफ़ी टाइप्स होते हैं, A, B, C, D, E एंड G, काफ़ी होते हैं, बट हम जो इम्पॉर्टेंट है वो आज पढ़ेंगे। फैलता कैसे, फीकल ओरल रूट से, ठीक है। इट इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। जैसे कोई पेशेंट है, उसने फीसिस पास करी और वो किसी पानी में मिल गई, और फिर किसी पर्सन ने वो पानी को इंजेस्ट किया, तो उसकी वजह से फैल सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कंटैक्ट की वजह से, अगर पर्सन टू पर्सन बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क, फूड की वजह से भी फैल सकता है। इवन सेक्शुअली ट्रांसमीटर से भी हो सकता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 15 से 45 दिन का है। आइसोलेट करेंगे हेपेटाइटिस वाले केस को, उसके बर्तन है, उसकी फीसिस वगैरह है, उसको इन्फेक्ट करेंगे। एंटी फ्लाई मेजर्स, क्योंकि देखो फ्लाई से भी फैलता है ना, मक्खियों से भी फैलता है, ठीक है। क्योंकि मक्खियाँ फिर जैसे फोर सपोज उस पर्सन की फीसिस पे बैठी है, फिर वहाँ से फूड पे आके बैठी है किसी पे, और फिर वो फूड को जो पर्सन इंजेस्ट करेगा उसको सफ़र हो जाएगा वो हेपेटाइटिस से, ठीक है। तो एंटी फ्लाई मेजर्स यूज़ करेंगे। नीडल और सिरिंजेस को प्रॉपरली स्टेरिलाइज करेंगे, ठीक है। ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन्स एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। और फॉलो पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन रखेंगे, जैसे हाथ धोएंगे टॉयलेट से आने के बाद, ठीक है। खाना खाने से पहले धोएंगे। अगर आपने कोई मतलब टॉयलेट में एक्सक्रीटा वगैरह करा है, फीसिस वगैरह पास करी है, तो उसके बाद हम हाथ धोएंगे, ठीक है। और पानी बॉईल करके पियेंगे, सेफ़ वाटर का तरीका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी हमारे पास। हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव एजेंट कौन है, वही हेपेटाइटिस बी वायरस। ये भी लिवर की ही है, क्योंकि हेपेटाइटिस हमारा मेनली लिवर को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 60 से 180 दिनों का है। फैलता कैसे, पेरेंट्रल रूट से, थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, डायलिसिस से, कंटामिनेटेड नीडल एंड सिरिंजेस से। क्या होता है कि जैसे कि कोई पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत थी और हमने ब्लड क्रॉस मैच नहीं करा, हमने ब्लड चढ़ा दिया जो कि किसी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट का था, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन फ्रॉम HBV कैरियर मदर्स टू द बेबीज। अगर माँ प्रेग्नेंट है, बच्चा पेट में है, तो उससे भी फैल सकता है, अगर मदर को हेपेटाइटिस है तो, ठीक है। सेक्सुअल कंटैक्ट से फैल सकता है, इवन किसिंग से भी फैल सकता है, ठीक है। ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड, जैसे मस्कीटोज वगैरह है, एक मस्कीटो ने किसी ऐसे इंसान का खून चूसा जो कि हेपेटाइटिस से ऑलरेडी सफ़र कर रहा था, और फिर वो किसी और पर्सन का जाके सक करेगा ब्लड, तो उससे ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उसके कर रहे हैं तो, अगर मैं हेपेटाइटिस वाला वो तो करना ही नहीं चाहिए, अगर कर रहे हैं तो पहले ही हमें क्रॉस मैच करके रखना है, ठीक है। और उसको चेक करके रखना है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस तो नहीं है, ओके। स्टेरलाइज सिरिंजेस और नीडल्स का यूज़ करना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम लगवाते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं पर्सन को, ओके। और हेल्थ एजुकेशन बता सकते हैं कि कैसे फैलता है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ओके। ईजी है, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सबकी एक जैसी है कि हमें सबसे पहले उस केस को डिटेक्ट करना है, हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, जल्दी से जल्दी ट्रीट करना है, उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करना है और हेल्थ एजुकेशन देनी है। नहीं आता, ये कॉमन पॉइंट्स तो आप हर एक में लिख के आ सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, पॉजिटिव एजेंट। टाइफाइड फीवर इज एन एक्यूट कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ये भी फैलने वाली बीमारी है, जो कि साल्मोनेला टिफी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 28 दिन का, एवरेज मान के चलें तो 14 दिन का होता है, ठीक है। कैसे फैलता है, वाटर एंड फूड जो कि कंटामिनेटेड है, फीसिड्स एंड यूरिन वही वैसे ही फैलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज ऑलमोस्ट ऐसे ही फैलती हैं, ठीक है। फ्लाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट, मक्खियाँ भी करती हैं, पीछे बता चुकी हूँ कैसे करती है। अगर हम डायरेक्ट कंटैक्ट में पर्सन के साथ तो हो सकता है, ठीक है। और कंटामिनेटेड हैंड से फैल सकता है, फिंगर से या स्टूल्स ऑफ द पेशेंट, ऐसे ऐसे फैलता है, ओके। बचा कैसे सकते हैं, आइसोलेशन करके पेशेंट की, पता ही है, ठीक है। वाटर एंड मिल्क शुड बी कंज्यूम्ड ओनली आफ्टर प्रॉपर बॉइलिंग। पूरा बॉईल करके ही पानी या दूध को पीजिएगा, ऐसे नहीं पीते हैं, ठीक है। जो यूरिन और एक्सक्रीटा है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन का, उसे अच्छे से डिस्पोज ऑफ करो, ठीक है। टाइफाइड करियर्स को डिटेक्ट करो, उनको ट्रीट करो। इम्यूनाइजेशन, टीका लगवाओ एंटी टाइफाइड वैक्सीन्स का। एंटी फ्लाई, मक्खियों भगाने का तरीका ढूंढो, ठीक है। पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड करो, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताओ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पियो और बॉइल्ड मिल्क पियो, ठीक है। पब्लिक शुड बी इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करो, साल्मोनेला टिफी, साल्मोनेला पैराटिफी, इनके अगेंस्ट, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस,
क्लोरमफेनिकोल हम देते हैं उन पर्सन्स को जिनको टाइफाइड हुआ होता है, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट कॉलरा। कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कॉलरे, ठीक है। इसका कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। फैलता कैसे है, वही कंटामिनेट, जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो फूड इन्हीं रूट से फैलती है, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर, फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से, ठीक है। केयरलेस हैंडलिंग ऑफ एक्सक्रीटा एंड वॉमिट इज इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड है, उसका अगर वॉमिटिंग है, उसका एक्सक्रीटा अगर ढंग से हमने डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो फैल सकता है। फ्लाइज, मक्खियों से फैल सकता है। अगर हम क्लोथ्स, यूटेंसिल्स उस पर्सन के यूज़ करें जिसको ऑलरेडी कॉलरा है तो फैल सकता है। प्रिवेंशन वही करेंगे, डिटेक्शन ऑफ द केसेस, जितनी जल्दी हो सके उनको डिटेक्ट करो और ट्रीट करो, ठीक है। आइसोलेट, अलग कर दो पेशेंट को, ठीक है। इमीडिएटली स्टार्ट ORS दे देंगे क्योंकि इसमें डायरिया हो जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली वो स्टूल पास करता है तो अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, जिसके लिए हम ORS देंगे, ठीक है। पेशेंट के जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, उन्हें डिसइंफेक्ट करेंगे। पेशेंट का जो स्टूल है, वॉमिट है, उसको भी कलेक्ट करेंगे पोर्ट में, उसे भी डिसइंफेक्ट करेंगे और डिस्पोज ऑफ करेंगे। जितना भी लैट्रिन और ड्रेन्स हैं उनको क्लीन करेंगे फिनाइल से, या ब्लीडिंग पाउडर नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है जी। मिल्क मस्ट बी बॉइल्ड बिफोर यूज़, ठीक है। मिल्क को बॉईल करके रखेंगे। एंटी फ्लाई मेजर्स लेंगे, मक्खियाँ भगाने के तरीके देखेंगे, ठीक है। सारे खाने को, पानी को, या कोई स्वीट आइटम्स हैं उनको हम बचा के रखेंगे मक्खियों से, ठीक है। स्पेशल केयर देंगे रिगार्डिंग क्लीनिनेस, अपने आसपास साफ़ सफाई रखेंगे और अपनी भी साफ़ सफाई रखेंगे, ठीक है। अब है फूड पॉइजनिंग। कई बार कुछ खाना सूट नहीं करता, कुछ खाने से एलर्जी हो जाती है, उसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, या पेट खराब हो जाता है जब, ठीक है। फूड पॉइजनिंग एक एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस इन्फेक्शन है जो कि कॉज होती है इंजेक्शन ऑफ फूड और ड्रिंक कंटामिनेटेड विद ईदर लिविंग बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन और केमिकल सब्सटेंसेस। फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब हम ऐसा खाना खा लेते हैं या ऐसा पानी पी लेते हैं जो कि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, या उसके टॉक्सिन से इफ़ेक्टेड है, या कोई केमिकल सब्सटेंस है वो अफेक्टेड है। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं तो ही हमें क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग में आ गया केमिकल फूड पॉइजनिंग, जो केमिकल से होती है। फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल से होती है। फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन्स, उनकी वजह से होती है, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं इनके बारे में। केमिकल फूड पॉइजनिंग क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ, जब हम केमिकल पॉइजन ले रहे हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, साइनाइड हो गया, फ्लोराइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये आपके खाने में मिले हुए तो आपको केमिकल फूड पॉइजनिंग हो गई। अगर फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें तो इंजेक्शन ऑफ सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ पॉइजनस मशरूम्स कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। जैसे प्लांट से कैसे होगी, मशरूम क्या है, प्लांट है, अगर हम ऐसा कोई ख़राब सा मशरूम खा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन्स में आ जाता है। फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज होता है फूड पॉइजनिंग का, ठीक है, विच इज़ जनरली कॉज बाय इंजेक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स कंटामिनेटेड बाय, जो बैक्टीरिया और उसके टॉक्सिन से कंटामिनेटेड है, ठीक है, ख़राब हुए पड़े हैं। अगर हम वो फूड, वो खाना या पानी पी लेते हैं तो उसकी वजह से जो फूड पॉइजनिंग होती है उसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन्स, सिंपल, ठीक है। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग आगे फर्दर टाइप्स की है। एक आती है हमारे पास सबसे पहले साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग। नाम से पता लग रहा है साल्मोनेला, तो साल्मोनेला ही कॉज कर रहा है उसको, जिसमें आता है साल्मोनेला टिफिस, साल्मोनेला एंट्राइडिस, ये सारे आ जाते हैं। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, फिश और ये स्टोर्ड फूड है, ये कंटामिनेट हो सकते हैं इन बैक्टीरिया से, ठीक है। फिर आता है स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग दूसरा। स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग नाम से पता लग रहा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस उनमें होगा, ठीक है। जैसे आइसक्रीम्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, केक्स हो गए, इनमें ये होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और फेटल होता है, जिससे डेथ ज़्यादा हो सकती है। तो इट इज़ अ फेटल फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग विच इज़ कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस अ क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम हमारा पॉजिटिव एजेंट है जो कि बॉटुलिज्म कॉज करता है। वो फूड जो कि कच्चा है, बना नहीं है ढंग से, या प्रिजर्व फूड हो गए, चिप्स हो गए जो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व रहते हैं, प्रिजर्व पिकल्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, अगर हम वो खा रहे हैं तो बॉटुलिज्म हमें हो सकता है, ठीक है। फिर है बच कैसे सकते हैं कि फ़ूड को हमें फ्रेश प्रिपेयर करना चाहिए, बासा फूड नहीं खाना चाहिए, और जब बना रहे हैं उसी टाइम पे कोशिश करें कि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फूड को प्रोटेक्ट करके रखेंगे मक्खियों से, चूहों से, ठीक है, इनसे और डस्ट से, ठीक है। सरप्लस फूड शुड बी केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर और अ कूल प्लेस। जो सरप्लस होता है बचा हुआ खाना, जो बचा हुआ खाना है उसे फ्रिज में रखो या कोई ठंडी जगह पे रखो, ठीक है।
पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, फूड सैनिटेशन करें, ठीक है। मतलब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये ना हो आपके बाल गिर रहे हो, आप हाथ नहीं धोए, आपने ऐसे खाना बना रहे हो, तो उसका ध्यान रखें। चेक करें कि जो फूड एनिमल्स हैं, मीट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज़। जैसे जो नॉन वेज खाते हैं, तो वो जिसका भी नॉन वेज है वो पता होना चाहिए कि वो फ्री फ्रॉम डिसीज़ है कि नहीं है, ठीक है। रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, मेस है, या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे फूड लार्ज लेवल पे प्रिपेयर होता है, तो उनको स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करना चाहिए ताकि वो बच्चों को क्वालिटी और हाइजीनिक फूड दें, ठीक है। अब है बॉटुलिज्म इन डिटेल, ओके। तो बॉटुलिज्म हमें पता है, बॉटुलिज्म एक फेटल तरह की फूड पॉइजनिंग है जो कि इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड न्यूरोटॉक्सिन से होती है, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम हमें करता है, ठीक है। जो कि अंडर प्रोसेस फूड है, जो ढंग से बना नहीं है, प्रिजर्व फूड है, मैं पीछे बता चुकी हूँ सारा। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन इज कंसिडर 37 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम कैन विदस्टैंड स्टोरेज कंडीशन। स्टोर जब हम किसी फूड को स्टोर कर रहे हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, जैसे फ्रोजन फूड्स हो गए, तो उनमें ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स हैं जो इसके, वो 12 से 20 घंटे में आने दिख जाते हैं जब हमने फूड कंज्यूम कर लिया होता है क्या क्या, नौजिया, उल्टी आने जैसा लगता है, उल्टी आ भी जाती है, सर में दर्द होता है, डायरिया, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह सूखने लग जाता है, दो दिखने लग जाते हैं, सलाइवा कम हो जाता है, डेथ भी हो सकती है 4 से 6 दिन में हार्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम कैन विथस्टैंड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक वो अपना टेम्परेचर रख सकता है, कि आप पका भी लोगे, अगर वो इन्फेक्ट कर दी उसने चीज़, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। वो डिस्ट्रॉय होता है 120 पे। अगर आप 120 टेम्परेचर दे रहे हो तो वो खाने को, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट 100 तक वो सर्वाइव कर सकता है, और 5 मिनट के लिए आप दे रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हुकवॉर्म इन्फेक्शन इन्फेस्टेशन या एनसाइक्लोस्टोमियासिस, ठीक है। अब ये क्या है, कॉजेटिव एजेंट हुकवॉर्म इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं 2 टाइप्स ऑफ हुकवॉर्म्स, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल, ठीक है, और करता है निकेटन अमेरिकनिस, ठीक है। ये हमारे कॉजेटिव एजेंट हैं, कारण बनते हैं हुकवॉर्म इन्फेक्शन के, ओके। कैसे फैलते हैं ये, ओके। अ सिंगल फीमेल वॉर्म, जो हुकवॉर्म होते हैं, ठीक है, उसकी जो फीमेल वॉर्म होती है वो 10,000 से 20,000 अंडे देती है पर डे, ठीक है, जो कि फीसिस में पास होते हैं। जब कोई पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है, और वो मतलब फीसिस पास करता है, तो उसके साथ वो एग्स भी बाहर निकल जाते हैं। When they happen to be laid on a warm moist soil, the eggs hatch into larva. फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद 5 दिन के अंदर अंदर वो एग्स हैच होके लार्वाज बना देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे वो ग्रो करते हैं और इन्फेक्टिव लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कोई पर्सन नंगे पाँव चलता है कंटामिनेटेड सॉइल पे, जो मतलब अब फीसिस तो पास कर दी, वो सॉइल पे होगी, ठीक है, तो जब कोई पर्सन नंगे पाँव सॉइल पे चल रहा है, ठीक है, द इन्फेक्टिव लार्वा जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो स्किन को पेनिट्रेट करेंगे, जैसे कोई कट वगैरह लगा होता है कईयों के पैरों में, तो वहाँ से वो घुस जाएंगे और हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। अब वो स्किन से वो एंटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जैसे वो स्किन से, जैसे पैर में कोई फटा हुआ स्किन है, वहाँ से वो एंटर हो गए, फिर वो खून में चले गए, ठीक है, फिर वहाँ से वो हार्ट, दिल तक चले जाते हैं, और हार्ट से वो लंग्स फेफड़ों में चले जाते हैं, एंड रीच अप टू द ट्रेकिया तक पहुँच जाते हैं और फेरिंग्स तक पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से हम उन्हें स्वेलो कर लेते हैं, फिर वो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं, ठीक है। फिर वो सेक्सुअली मैच्योर वॉर्म्स हो जाते हैं और वो फिर अंडे देना शुरू कर देते हैं 6 हफ्तों तक। फिर ऐसी प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं इस इन्फेक्शन के। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाती है, ठीक है, सूजन आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, और बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कि बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी होने लग जाते हैं, ओके। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में बचा कैसे सकते हैं हम इसको, सॉइल पोल्यूशन को कम करें, सैनिटरी लैट्रिन्स का यूज़ करें कि खुले में ना जाएं, ठीक है। डेफिकेशन इन द ओपन एरिया शुड नॉट बी, वही है लिखा है कि डेफिकेशन अलाउ नहीं करना चाहिए बाहर, क्योंकि जब मॉइस्ट सॉइल होती है तो वो फीसी से डेवलप हो गए, जिसकी वजह से लार्वास ग्रो कर जाते हैं हुकवॉर्म के। नंगे पाँव चलने की आदत ना डालें, ठीक है। सोर्सेज वाटर सप्लाई के उन्हें प्रोटेक्ट करें, कंटामिनेशन ना होने ह्यूमन एक्सक्रीटा का। पब्लिक को एजुकेट करें इसके बारे में, कैसे हाथ धोने हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, लैट्रिन्स का यूज़ करने के बाद कैसे हाथ धोने हैं, ठीक है। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हुकवॉर्म इन्फेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मलेरिया।
मलेरिया क्या है? मलेरिया एक मस्कीटो बॉर्न डिसीज़ है जो कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ करती है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेलिया, 4 स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की जो कि मलेरिया कॉज करती हैं। फैलता कैसे है? मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। जो एनाफिलिस मस्कीटो है, एनाफिलिस मच्छर है फीमेल, ठीक है, वो ये मलेरिया को फैलाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अपनी लाइफ टाइम में एक सिंगल मस्कीटो है वो सेवरल पर्सन्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसे अगर कोई चीज़ मस्कीटो से ट्रांसमिट हो रही है तो उस काइंड ऑफ ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं वेक्टर ट्रांसमिशन, क्योंकि एक वेक्टर बन रहा है ना, तो उसे बोलते हैं वेक्टर ट्रांसमिशन। मलेरियल पैरासाइट में ऑल्सो भी ट्रांसमिट कैसे फैल सकता है? इन्फेक्टेड नीडल, सिरिंजेस और बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे भी फैल सकता है। जैसे किसी ने ब्लड दिया और उसको मलेरिया ऑलरेडी था, तो वो जिसको भी ब्लड चढ़ेगा उसको भी मलेरिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी पता लगाओ, हेल्थ अथॉरिटीज़ को बताओ। ड्रग्स का यूज़ करेंगे, जैसे क्लोरोक्विन एंड क्विनीन का यूज़ कर सकते हैं। मस्कीटो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं घर के पास, जैसे जहाँ पानी इकट्ठा वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे मस्कीटो ज़्यादा, हमें मच्छर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो जगहें ऐसी ना रखो, ठीक है। डू नॉट स्टोर वाटर, वही ओपन कंटेनर में पानी ना रखो, ढक के रखो। ऑल वाटर कंटेनर, कूलर हैं, फ्लावर पोट्स हैं, उनको क्लीन करो, ड्राई करो, सुखाओ उन्हें अच्छे से, ठीक है। ऑल ड्रेन शुड बी रेगुलरली क्लीन करो, DDT डालो, BHC डालो उनमें। कैरोसिन ऑयल को हम स्प्रे कर सकते हैं जहाँ भी पानी खड़ा है ताकि मस्कीटो मर जाएं, ठीक है। लार्विसाइडल फिश होती है जैसे गेम्बूसिया फ़िश, उनको हम पोन्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली गेम्बूसिया फ़िश क्या लार्विसाइडल है, मतलब वो मस्कीटो के जो मच्छर के अंडे होते हैं वो खा जाती है। तो जब वो मच्छरों के अंडे खाई जाएगी पानी में से, तो जो मच्छरों की पॉपुलेशन है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, तो इसलिए ये फ़िश भी इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का, रेपेलेंट्स का, हिट वगैरह जो हम घर में यूज़ करते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेग। प्लेग क्या है? प्लेग एक जूनोटिक डिसीज़ है, मतलब एनिमल से फैलती है। जो डिसीजेस एनिमल से फैलती है, जानवरों से फैलती है, उन्हें बोलते हैं जूनोटिक डिसीज़, ठीक है। दैट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स टू मैन अंडर नेचुरल कंडीशंस, वही लिखा है। कॉजेटिव एजेंट क्या कौन करता है? येरसीनिया पेस्टिस और येरसीनिया pseudotuberculosis इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेग, ठीक है। वेक्टर, द वेक्टर फॉर द प्लेग इज रैट फ्ली, वैसे चूहों से फैलता है। किनके? चूहे जब काटते हैं उससे फैलता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, येरसीनिया पेस्टिस ट्रांसमिटेड बिटवीन रोडेंट्स बाय फ्लीज। फ्लीज होते हैं, जैसे आपने देखा कुत्ते हैं जो गली के, उनमें काले काले से होते हैं, तो उन्हें फ्लीज बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द रैट, जब चूहा मर जाता है तो इन्फेक्टेड फ्ली उस रैट को छोड़ के बाइट कर सकती है मैन को, ठीक है। डायरेक्ट कंटैक्ट से टिश्यू ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल से फैल सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है पर्सन टू पर्सन से, ठीक है। अब बचा कैसे सकते हैं? वही अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, नोटिफाई करेंगे हेल्थ अथॉरिटीज़ को, पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे, उसके अटेंडेंट्स को बोलेंगे फेस मास्क वेयर करो, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी ये फैलता है, ठीक है। इंश्योर डोमेस्टिक और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। रोडेंट्स का मास डिस्ट्रक्शन, चूहों वगैरह को मार देंगे, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ रैट फ्लीज बाय इंसेक्टिसाइडल स्प्रे करेंगे, ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ स्पूटम डिस्चार्ज, जो भी उसके आर्टिकल्स है पेशेंट के, उन्हें प्रॉपरली क्लीन करेंगे। इम्यूनाइजेशन, टीका लगवाएंगे। ड्रग्स का यूज़ करेंगे जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया। गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करेंगे। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो डेड बॉडीज़ हैं जो कि चूहे वगैरह जैसे हैं तो उनको केयर में हैंडल करेंगे, ठीक है। ऐसे खुले में नहीं रहने देंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट फिलारिएसिस या फिर जिसको लिम्फेटिक फिलारिएसिस या जिसको हम एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, बी मलाई एंड बी टिमोरी, ये 3 इसके क्या हैं? कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। आगे वाला नहीं याद होता तो एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लो उसके लिए बस उसका आगे वाला अक्षर लिख दो, पीछे वाला याद करना पड़ेगा, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट वही है, लिम्फेटिक फिलारिएसिस मस्कीटो, ये भी मस्कीटो से फैलती है, ठीक है। फिलारियल पैरासाइट वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड बी मलाई ऊपर पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 9 महीने का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये इन्फेक्शन कैसे फैलती है मैन से मैन? बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड, जैसे वो मलेरिया फैलता था वैसे ये भी फैलती है। 2 तरह के 2 टाइप्स ऑफ मस्कीटो ट्रांसमिट इन्फेक्शन को करता है, कौन कौन से? बैनक्रॉफ्ट फिलारिएसिस एंड मलेरियन फिलारिएसिस, ये दोनों मस्कीटो से फैलती हैं।
ठीक है। कैसे बचा सकते हैं, वही मस्कीटो की बाइट से बचेंगे, मच्छरदानी यूज़ करेंगे, रेपेलेंट यूज़ करेंगे, डिटेक्ट करेंगे अर्ली, ठीक है, ट्रीट करवाएंगे, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे यूज़ करेंगे, डिस्पोज करेंगे वेस्ट को, मस्कीटो ब्रीड नहीं होने देंगे, मलेरिया वाले जितनी भी चीज़ें थी वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, यहाँ पे आएगा हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, फिर डाईइथाइलकार्बामाजीन इसकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीट करने के लिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एड्स। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। पॉजिटिव एजेंट कौन है इसका, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कहीं मूर्ख लिख के आते हैं HIV वायरस, HIV वायरस नहीं होता, वायरस ही है ये V यहाँ पे। अगर लिख रहे हो तो सिर्फ HIV लिखो, यहाँ लिखना है तो HI वायरस लिखो। ठीक है, ये गलती तुम मत करके आना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे, सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इंजेक्टेड नीडल से, इक्विपमेंट रेजर वगैरह से। अगर हम किसी का रेजर शेयर कर लेते हैं जिसको HIV ऑलरेडी हो, उससे फैल जाता है। इन्फेक्टेड मदर, अगर पेट में बच्चा है और माँ को HIV है तो बच्चे से फैल सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, कंटामिनेटेड नीडल सिरिंजेस के यूज़ से फैल सकता है। बच कैसे सकते हैं इसे, सेक्स अवॉइड करो मल्टीपल पार्टनर से, ज़्यादा पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए सेक्सुअली। ठीक है, कॉन्डम का यूज़ करो जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हो, स्टेरलाइज नीडल का यूज़ करो, सिरिंजेस का, सर्जिकल इक्विपमेंट्स का। ब्लड डोनर को स्क्रीन करो प्रॉपर, जो भी ब्लड दे रहा है उसका ब्लड चेक करो, HIV इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को चेक करो, वही चीज़ लिखिए दोबारा। न्यू रेज़र का यूज़ करो हर पर्सन के लिए, सैलून्स में भी एक ही यूज़ करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन तो लोगों को बताओ कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस भी हमारी एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, इंक्यूबेशन इसका 9 महीने का है। वही सेक्सुअल कंटैक्ट से फैलता है, प्लेसेंटा मदर से बच्चे को फैल सकता है, इन्फेक्टेड टावल, किसिंग, इनसे भी फैलता है सिफिलिस। ठीक है, सेक्स नहीं करना चाहिए मल्टीपल पार्टनर के साथ या प्रोस्टिट्यूट्स के साथ। ठीक है, डिटेक्शन, पॉजिटिव केसेस को डिटेक्ट करेंगे, उन्हें ट्रीट कराएंगे, कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए हमें रिलेटेड टू दिस। फिर है गनोरिया। गनोरिया भी हमारा एक STD है। ठीक है, गनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाइसीरिया गनोरिया इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ व्हाट, गनोरिया। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, सेक्सुअल कंटैक्ट से फैल सकता है, वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल्स के थ्रू, टावल्स के थ्रू, क्लोथ्स के थ्रू, इन सब के थ्रू फैल सकता है। प्रिवेंशन सेम, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, कॉन्डम यूज़ करेंगे, पॉजिटिव केस को डिटेक्ट करके ट्रीट करेंगे और हेल्थ एजुकेशन देंगे लोगों को। ठीक है, फिर है हमारे पास लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी को हम और क्या बोलते हैं, हैंसन डिसीज़, इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं हिंदी में, कुष्ठ रोग। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट कौन करता है, लेप्रोसिस क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे करता है। फैलता कैसे है ये, डायरेक्ट कंटैक्ट से, इन्फेक्शियस पर्सन से। ठीक है, इनडायरेक्ट कंटैक्ट से, जैसे किसी के कपड़े, कोई लेप्रोसी वाला पेशेंट है उसके कपड़े यूज़ कर लिए, उसके बर्तन यूज़ कर लिए, उससे भी फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ठीक है, और ब्रेस्ट मिल्क से भी फैलता है, जैसे कोई मदर इफेक्टेड है लेप्रोसी से, अगर बच्चा दूध पी रहा है उसका तो उससे भी फैल सकता है। बचाएंगे कैसे, सेम वही डिटेक्शन करेंगे, नोटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे पेशेंट को। ठीक है, डिस्चार्ज है जो पेशेंट का वो डिसइंफेक्ट करेंगे, चिल्ड्रन को कंटैक्ट में नहीं आने देंगे पेशेंट के। ठीक है, रिहैबिलिटेशन थेरेपी देंगे, और ड्रग्स लाइक डैप्सन हो गया, रिफैम्पिसिन और क्लोफाजिमिन, ये हम यूज़ कर सकते हैं और लोगों को एजुकेट करेंगे इसके बारे में। देन है रेबीज़। रेबीज़ तो आपको पता ही होगा, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, मतलब पानी से इसमें डर लगने लग जाता है। जब कुत्ता बिल्ली काटते हैं तो रेबीज़ हो जाता है, इवन चमगादड़ भी जब काटता है तो भी रेबीज़ हो जाता है। ठीक है, रेबीज़ एक एक्यूट और हाईली फेटल वायरस इन्फेक्शन है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, पागल हो जाते हैं कई बार लोग अगर इंजेक्शंस वगैरह ना लगाएं। ठीक है, रेबीज़ को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं क्योंकि पेशेंट को धीरे धीरे क्या कर देता है, पानी से डर लगने लग जाता है, इवन वो पी भी नहीं सकता है पानी, उसे इतना डर लगने लग जाता है। यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च करना हाइड्रोफोबिया के केसेस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे आपको उससे रिलेटेड, और कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, रेबीज इज़ अ डिसीज़ ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, ठीक है, मंकीज़, फॉक्सीज और इवन जो बैट्स हैं उनके काटने से भी होता है। ठीक है, अमंग डोमेस्टिक एनिमल डॉग सबसे कॉमन है, कुत्ता तो बहुत कॉमनली काटते हैं, मंकीज़, बैट ये तो रेयर ही काटते हैं। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, रेबीज इज कॉज बाय लाइसा वायरस टाइप 1 से फैलता है। यहाँ नहीं याद होता तो आप रेबीज़ वायरस भी लिख सकते हो इसकी जगह, सिंपल एज दैट। ठीक है,
मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे? रेबीज इज मेनली स्प्रेड बाय बाइट, अगर कोई काट ले, है ना, तो उसकी वजह से होता है। जो सलाइवा है, जो थूक है एनिमल की, वो मोस्ट कॉमन सोर्स होता है इन्फेक्शन का। अगर हमारी एब्रेडेड स्किन, जहाँ से स्किन फटी है, वहाँ से एंटर भी हो सकता है ये, ठीक है, जैसे वो सॉइल वाला एग्जाम्पल था हुक वॉर्म इन्फेक्शन का, ठीक है। नर्व्स तक चला जाता है और ब्रेन तक पहुँच जाता है और डिसीज़ कॉज कर देता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है इसके? सर में दर्द, फीवर आने लग जाता है, जगह पे दर्द होने लग जाती है जहाँ पे काटा है, ठीक है। मुंह से थूक टपकने लग जाती है, पेशेंट को नॉइस नहीं पसंद नहीं आती, आवाज़ नहीं पसंद आती, लाइट नहीं पसंद आती, उससे खाया नहीं जाता है और पानी पीने में उसे डिफ़िकल्टी हो जाती है, फियर हो जाता है, डर हो जाता है। कैसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल करेंगे? जो जगह है, वूंड है, घाव है, उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। एंड स्क्रैच विद सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे जितना जल्दी हो सके, स्पिरिट लगा लेंगे, आयोडीन लगा लेंगे उस पर, ठीक है। पेशेंट को आइसोलेट करेंगे डार्क रूम में, क्योंकि लाइट से भी उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है। एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाएंगे उसको, ठीक है। बेस्ट वे टू कंट्रोल रेबीज इज़ टू डिस्ट्रॉय ऑल स्ट्रे एंड ओनरलेस डॉग्स टू वैक्सीनेट। यहाँ तो होता है कि अब गली में कुत्ते वगैरह हैं तो उनको म्यूनसिपल वालों को कॉल कर दो, वो ले जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले। अगर नहीं है तो उनको टीके लगवा दो, ठीक है, सिंपल एज दैट। फिर है टेटनस तो देखा ही होगा, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, हम तो आम बोली फिरते हैं, है ना, अरे लोहा लग गया, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, है ना, वही है ये। टेटनस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूट एंडेमिक इन्फेक्शन है इंडिया में। कॉज कौन करता है? एंडोटॉक्सिन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस, ठीक है। फैलता कैसे है? कंटामिनेशन ऑफ वूंड विद टेटनस स्पोर्स, अगर कोई घाव हो जाए, ठीक है, और उस पर टेटनस स्पोर्स लग जाए तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। कोई आयरन आर्टिकल, लोहे की कोई चीज़ लग जाए तो वो हो जाता है, ठीक है। अगर कोई टेटनस में ऑल्सो अगर इंजेक्शन और वैक्सीनेशन आपने कहीं से लगवाया और इन्फेक्टेड हो तो उससे हो सकता है, ठीक है। और टेटनस में रिजल्ट सर्जरी से भी हो सकता है, जैसे कोई पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस, कोई आपने सर्जरी कराई है तो उस दौरान कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी टेटनस हो सकता है, ठीक है। अदर कॉजेज जैसे पिन प्रिक, कोई पिन चुभ गई हो, ठीक है, एब्रेशन हो गया हो, स्किन फट गई हो, वूंड हो गया हो, कोई जल गया हो, या किसी ह्यूमन ने ही काट लिया हो, किसी दूसरे से बच्चे वगैरह काट देते हैं ना, तो उस वजह से भी, ठीक है। कैसे हम बचा सकते हैं? टीटी का इंजेक्शन लगवाएंगे, ठीक है। उनको डीपीटी वैक्सीन में भी होता है ना, डीपीटी का ट्रिपल वैक्सीन था, डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, तो टी लगता ही है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी टेटनस दिया जाता है ताकि नियोनेटल टेटनस, बच्चे को जो पेट में है उसे टेटनस ना हो जाए, ठीक है। कंप्लीट स्टेरिलिटी प्रिकॉशंस रखेंगे हर जगह, हर वूंड को हम क्लियर करेंगे, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है? क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिसीज़ है आई की, आँखों की, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कॉज है ब्लाइंडनेस का, ये अंधा भी कर देता है अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट ना करें। कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय वायरस, जिसको हम क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस बोलते हैं, ठीक है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है आई को, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, और ब्लाइंडनेस कॉज करने के इसमें बहुत चांसेस होते हैं, ओके। फैलता कैसे? अगर कोई पर्सन है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो ऑक्यूलर डिस्चार्ज, जो उसकी आंखों में से पानी वगैरह निकल रहे हैं, कोई भी डिस्चार्ज निकल रहा है, अगर कोई दूसरा बंदा उसके कंटैक्ट में आ जाए और वो अपने आंखों पे हाथ लगा ले तो उससे फैल सकता है, ठीक है। कोई इन्फेक्टेड टावल, क्लोथ, हैंडकरचिप, फिंगर्स, उससे फैल सकता है। स्विमिंग पूल्स में फैल सकता है क्योंकि वो वाटर कंटामिनेट हो जाता है, किसी को ट्रैकोमा हो, स्विमिंग पूल में हो, वो निकल जाए, आप लोग घुसो, आपको हो जाएगा, ठीक है। मक्खियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो हर जगह करती हैं, ओके। जो लोग साफ़ सफाई नहीं रखते, भीड़ भड़ाके के एरिया में रहते हैं, गरीबी है, ढंग से खाना नहीं ले रहे हैं, तो वो इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। कैसे बच सकते हैं? जल्दी से जल्दी डायग्नोज करो, ट्रीटमेंट करो, ठीक है। एंटी फ्लाई, वही मक्खियों को भगाओ, ठीक है। आई का टॉवल, हैंडकरचीफ वगैरह वो अवॉइड करो, लोगों का अपना पर्सनल रखो, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, ठीक है। सर्जिकल करेक्शन करो ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट होने के लिए। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग जगहों पे ना जाओ। हेल्थ एजुकेशन दो, लोगों को इस बारे में एजुकेट करो कि कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है। सो येस, दिस इज अ लॉन्ग चैप्टर, अ लॉट ऑफ डिसीज़, बट बहुत ईजी है। आप 5 कुछ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल याद करो, वो सब में चेप सकते हो, वेरी इजी, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट का तरीका बता दिया, आगे का नाम नहीं याद आता, शॉर्ट फॉर्म लिख के पीछे वाला लिख दो सिर्फ, ठीक है। और उसमें और क्या था, मैं भूली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है? जो कम्युनिकेबल है वो मेजॉरिटी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डिस्चार्जेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनसे फैलता है, ठीक है। सो या दैट्स इट, होप आपको क्लियर हो गया, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।